नमस्कार सारे अभ्यर्थी मित्रों और मेरे दर्शकों, ग्रोथ मोड यूपीएससी के इस यूट्यूब मंच पर मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्र में हमें दो मुद्दे देखने हैं। दोनों ही सामान्य अभ्यास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनमें से जो सबसे प्रथम मुद्दा है वो अपने आप में एक मीडिया रिपोर्ट है और जो दूसरा मुद्दा है वो एक संपादकीय लेख है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी है और एक सहज समझ बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोनों को देखेंगे। दोनों का स्रोत इंडियन एक्सप्रेस से है। प्लस जैसे आपको मालूम है कि यहाँ इस उपाख्यान के तहत या इस श्रृंखला के तहत हम लोग अलग अलग समसामयिक विषयों के ऊपर बात करते हैं, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स का सहारा लेते हैं और चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, परीक्षा लक्ष्य विश्लेषण आपके सामने रखते हैं। साथ ही में महत्वपूर्ण जो संपादकीय लेख होते हैं उनका भी यहाँ अच्छी तरीके से हम लोग विवरण करने का प्रयास करते हैं। तो आज इसी श्रृंखला का यह एक उपाख्यान है जिसके तहत हमें दो मुख्य समाचार या समझ लीजिए कि दो मुख्य सामान्य अभ्यास के बिंदु देखने हैं। प्लस अगर आपको यह सारी चीज़ें पढ़नी है, अगर आपको रीड करनी है, तो आप growthmodeeducation.com आज ही विजिट कीजिए। वहाँ आपको परीक्षा से संबंधी माहितियाँ तो मिलेगी ही, साथ ही में रिसर्च्ड कंटेंट भी मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको अनुरोध करूँगा कि आप आज ही विजिट कीजिए, लॉगिन रजिस्टर कीजिए, ताकि आपको सारे रिसोर्सेज का लाभ जो है वो मिल पाए। अब शुरू करेंगे आज की मूल बात, जो कि सबसे प्रथम मुद्दा कहता है कि नोबेल प्राइज इन फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। नोबेल प्राइज बहुत ही प्रतिष्ठित एक प्रकार के अवार्ड है जो कि जिसकी ख्याति जो है वो पूरे विश्व में है और अलग अलग साइंस की ब्रांचों के लिए या अलग अलग साइंस और उसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के लिए यहाँ यह अवार्ड्स जो है वो इनायत किए जाते हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन, जिनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण हो, अप्रतिम हो, उनको यहाँ ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, उनकी प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ाई जाती है। अब यहाँ हमें देखना है कि सबसे प्रथम ये जो मुद्दा है नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, ठीक है, वो 3 व्यक्तियों को मिला है, साझा करके 3 व्यक्तियों को मिला है, जिनमें से सुकियोरो मनाबे और क्लाउस हेसलमैन को संयुक्त रूप से आधा मिला है और इस बाजू जो जॉर्जियो पेरिसी है उनको अकेले आधा मिला है। ठीक है, तो यहाँ समझना है कि देखिए यह एक प्राइज है जिसके 3 विभाग हुए हैं। 3 में से ये जो 2 विभाग है वो साझा है, ठीक है, जिनमें मनाबे और हेज़लमैन को यह खिताब इनायत हुआ और साथ में यहाँ जो एक अलग से खिताब जो हाफ कह सकते हैं, हम उसे आधा कह सकते हैं, ये आधा का 2 हिस्सा है। दिस इज हाफ इनटू या हाफ डिवाइडेड बाय 2 कह सकते हैं। ठीक है, और ये आधा है, तो ये आधा हिस्सा जॉर्जियो पेरिसी को मिला है, उनको भी भौतिक शास्त्र के लिए, अपने योगदान के लिए, अपने काम के लिए मिला है। तो देखेंगे सारी चीज़ों को यहाँ कवर में। यह तीनों महानुभाव दृश्यमान है जिनको 2021 का भौतिक शास्त्र का नोबेल इनायत हुआ है। प्लस अगर एसोसिएट सब्जेक्ट्स की बात करें हमारे जनरल स्टडीज़ के पेपर के साथ, संधि सेवाओं में यानी प्रतियोगिता परीक्षाओं में, तो यहाँ जीएस पेपर 1 के साथ इसका संबंध है, जिसमें इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात की गई है, और जीएस पेपर 3 जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ भौतिक शास्त्र की बात की गई है। साथ ही में इस बार का जो नोबेल है वो काफ़ी दृष्टि से भिन्न है, जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ आगे इस पर्टिकुलर उपाख्यान में करने वाले हैं। प्लस अगर कार्यसूची की बात करें इस मुद्दे के लिए, तो 2 बिंदुओं में चीज़ों को देखना है। सबसे प्रथम समाचार में क्यों है, फिर बाद में अबाउट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2021, यानी कि इन महानुभावों के बारे में कुछ देखेंगे, क्या इनका कार्य क्षेत्र है, क्या इनका योगदान है और कौन सी शोध के लिए उनको यहाँ आज ये नोबेल इनायत किया गया है। तो शुरू करेंगे वाई न्यूज़ से। देखिए 3 बिंदु देखने हैं वाई न्यूज़ में से, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि 3 laureates share this Nobel Prize in physics for the study of chaotic and apparently random phenomena। यस, chaotic यानी कि अराजकतापूर्ण। देखिए मानव जिस तरीके से जीवन जी रहा है, तो मानव की आजू बाजू में, मानव के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है, एक आप कह सकते हैं कि एक कठिन एक तंत्र है। ठीक है, और वो तंत्र को जानना, वो कैसे कार्य करता है, उस तंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को जानना, वह सारी चीज़ों के लिए यहाँ इस बार का जो नोवेल है वो यह 3 महानुभावों को इनायत किया गया है। तीनों के बीच में कैसे बैठा वो हमने देखा। एक अवार्ड है जिसके 2 भाग हुए, यहाँ आधा हो गया, यहाँ आधा हो गया। ये आधे में 2 व्यक्ति है, सुकियोरो मनाबे एंड क्लाउस हेज़लमैन, और यहाँ ये आधे में एक व्यक्ति है जिनका नाम है जॉर्जियो
पेरिसी। ठीक है, तो इस तरीके से यह इस बार के 2021 के नोबेल का 2021 के भौतिक शास्त्र के नोबेल का जो है आवंटन किया गया है। साथ ही में जो 3 विजेता है वो कुछ इस प्रकार है: शिकोरो मेनाबे, क्लाउस हेसलमैन और दूसरे जो है दूसरे जिनको आधा अवार्ड मिला है वो है जॉर्जियो पेरिसी। देखिए, शिकोरो मेनाबे और क्लाउस हेसलमैन को संयुक्त रूप से साझा रूप से मिला है। क्यों मिला है देखते हैं। जॉइंटली विन हाफ ऑफ प्राइज फॉर द फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट। यस, जो विश्व का या पृथ्वी की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसका एक मॉडल क्रिएट करना, उसका एक मॉडल क्रिएट इनफैक्ट इन्होंने किया। देन क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलेबिलिटी प्रेडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से मनुष्य के साथ पूरे ग्रह को जो है प्रभावित करेगा, उसकी गणना यहाँ इन लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से की गई। और इसीलिए नोबेल कमिटी ने, नोबेल जो है फिजिक्स कमिटी ने यहाँ इन लोगों को एक प्रकार से रिकॉग्निशन दिया है, इन लोगों को मान्यता पहचान प्रदान की है। एंड ऑन द अदर एंड जॉर्जियो पेरिसी जो है वो अपने आप में फिजिक्स के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम्स। ठीक है, ये इनका कार्य क्षेत्र है। और यहाँ जो डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम है ये अपने आप में राइट फ्रॉम एटॉमिक लेवल या एटॉमिक स्केल टू प्लेनेटरी स्केल। ठीक है, यह महानुभव का काम जो है वो आणविक से लेके ब्रह्मांड की ये जो प्रक्रिया है इन सारी चीजों पर ये अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो अपने आप में बहुत ही सराहनीय कार्य है जॉर्जियो पेरिसी का और इसीलिए नोबेल फिजिक्स कमिटी ने इनको भी रिकॉग्नाइज किया है, इनको भी इस साल का जो है फिजिक्स का जो नोबेल है वो दिया है और उनको भी एक प्रकार से सम्मानित किया है। फॉर द फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज हैज बीन गिवन फॉर क्लाइमेट साइंस। यस, मगर ये सबसे प्रथम पहली बार हुआ, ये पहली घटना है कि जहां नोबेल प्राइज किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को पर्यावरणीय विज्ञान के लिए दिया गया हो। ठीक है, क्योंकि पर्यावरणीय विज्ञान अपने आप में एक समकालीन समसामयिक मुद्दा है जो कि आज से 50-100 वर्ष पहले इतना महत्वपूर्ण, इतना प्रभावशाली नहीं था जितना आज है। और हो सकता है कि आने वाले समय में ये और प्रभावशाली बने। तो अब यहाँ से इसको नोबेल प्राइजेस में रिकॉग्निशन तो मिलना शुरू हो गई, तो यही अपने आप में इसके प्रभाव में वृद्धि का प्रमाण है। ठीक है, तो ये बात रही यहाँ वाइन न्यूज़ की। अब दूसरे बिंदु पर हमें कुछ अन्य माहितियों को देखना है जिन्हें देखते देखते हम लोग इन 3 महानुभावों को भी पहचान लेंगे, साथ ही में इनके कार्य को भी पहचान लेंगे। सबसे प्रथम फॉर क्लाइमेट साइंस जो रिकॉग्निशन पहली बार दी है, तो देखेंगे इसकी समय रेखा क्या है, किस तरीके से नोबेल ने आज इसको रिकॉग्नाइज किया है और इसके लिए एक फिजिक्स का अवार्ड जो है वो भी इनायत कर दिया। तो इनमें सबसे प्रथम कहा गया है कि इन 2015 कार्बन ब्रीफ, ए यूके बेस्ड climate focused online magazine, asked the main author of a 5th assessment report of intergovernmental panel on climate change यानी कि IPCC to identify 3 most influential climate change research paper ever published। yes, कहने का तात्पर्य यह है कि 2015 में यूके स्थित एक क्लाइमेट मैगजीन है, एक ऑनलाइन क्लाइमेट मैगजीन है, कार्बन ब्रीफ नामक कंपनी। ठीक है, यह कार्बन ब्रीफ नामक मैगजीन, इनके द्वारा जो आईपीसीसी का 5th असेसमेंट रिपोर्ट है, आज तो आईपीसीसी का 6th असेसमेंट रिपोर्ट भी आ गया है, जो कि परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है और समसामयिक चीज़ों को जानने समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में देखना है तो आप ग्रोथमाउंट यूपीएससी के लेक्चर को देखिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। मगर यहाँ जो 5th था, प्रायर टू द 6th रिपोर्ट, 6th अभी आया, 2021 में ही आया है, तो जो 5वां रिपोर्ट था उनके जो मेन ऑथर्स थे उनको यहाँ ये ऑनलाइन मैगजीन ने, कार्बन ब्रीफ ने एक प्रकार से जो है टास्क दिया और बताया कि भाई आज दिन तक के मानव इतिहास के ऐसे 3 सबसे बड़े संशोधन पत्र आप ढूंढो या उनकी पहचान करो कि जो क्लाइमेट क्षेत्र में, जलवायु क्षेत्र में या जलवायु विज्ञान क्षेत्र में बहुत ही प्रभावित हो। तो यहाँ से ये चर्चा जो है वो शुरू हुई 2015 में। द पेपर दैट रिसीव्ड द मोस्ट वोट्स वाज वन बाय शिकोरो मेनाबे एंड रिचर्ड वेथरलैंड, पब्लिश्ड इन 1967। यस, अब जो मेन ऑथर्स थे असेसमेंट रिपोर्ट 5 के या AR5 के, उनके द्वारा जब
तय किया गया कि भाई कौन सा रिपोर्ट सबसे इन्फ्लुएंशियल है, सबसे प्रभावित है, सबसे प्रभावकारी है। तो इनमें 1967 में शिकोरो मैनाबे एवं रिचर्ड वेथरलैंड के द्वारा एक संशोधन पत्र पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था 1967 में। तो सारे जो ऑथर्स थे एयर रिपोर्ट 5 के मेन ऑथर्स, उनका जो मत है वो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को मिला, जो कि 1967 में लिखा गया था, प्रकाशित किया गया था, जिनके एक लेखक यहाँ आज के नोबेल विजेता है शिकोरो मैनाबे। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस रिसर्च पेपर डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर ऑन ग्लोबल वार्मिंग। यस, 1967 में पहली बार यहाँ जो इन दोनों के द्वारा साझा संशोधन पत्र प्रकाशित किया गया था, उनमें सबसे प्रथम बार कार्बन डाइऑक्साइड एवं वाटर वेपर दोनों की जो विपरीत असर है उनका वर्णन किया गया था, और कहा गया था कि कैसे ये जो आज भूमंडल की उष्मीकरण हो रहा है उसमें ये योगदान दे रहे हैं, यानी कि एक्चुअली ये फ्यूल कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा होगा, ग्लोबल वार्मिंग उतना ज़्यादा होगा। वो सबसे प्रथम बार इस रिपोर्ट में 1967 में जो प्रकाशित किया गया था, इसमें लिखा गया था। और आज जो प्रिंसिपल्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि भाई ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य कोई ग्रीन हाउस गैस ले लीजिए आप, तो वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से निकलती है। ठीक है, ये इसका मूल है। सबसे प्रथम बार यही दावा किया गया था 1967 के इस रिपोर्ट में, जिनके एक लेखक शिकोरो मैनाबे है। जो अन्य लेखक है रिचर्ड वेथरलैंड, उनका देहांत हो गया है, वो अब जीवित नहीं है, मगर शिकोरो मैनाबे जो है वो अभी हयात है, जीवित है, 90 साल की उनकी उम्र है। उसके बाद देखें द इन्फ्लुएंस ऑफ शिकोरो मैनाबे नाउ 1990 ईयर्स ओल्ड ऑन क्लाइमेट साइंटिस्ट इज अनपैरेलल्ड। यस, अप्रतिम है। वो जो पूरी कम्युनिटी है क्लाइमेट साइंटिस्ट की, ठीक है, उनमें शिकोरो मैनाबे का जो मानपान है, उनकी जो प्रतिष्ठा है वो अप्रतिम है। जो है आप कह सकते हैं कि इट्स अनपैरेलल्ड, जैसे यहाँ लिखा है। और क्यों ना हो, जैसे मैंने आपको बताया कि आज जिस सिद्धांतों का अनुकरण हम लोग कर रहे हैं वो सिद्धांत देने वाले ही वे स्वयं है। फिर उसके बाद देखें तो ही शेयर्स हाफ ऑफ द प्राइज विथ क्लाउस हेसलमैन। यस, जो हमने देखा अनदर क्लाइमेट साइंटिस्ट, वो भी एक प्रकार के जलवायु वैज्ञानिक है। अब यहाँ हमें मैनाबे के क्लाइमेट मॉडल के बारे में देखना है। जैसे आपको यहाँ तस्वीर दृश्यमान है, आपके स्क्रीन के ऊपर भी यह तस्वीर दृश्यमान होगी। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके से यह ग्लोबल वार्मिंग जो है या क्लाइमेट चेंज जो है वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ उन्होंने कही है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ताकि हमारे परीक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और ऐसी चीज़ें ही आमतौर पर संधि सेवाओं की मुख्य परीक्षाओं में पूछी जाती है। प्रिलिमिनरी में जो स्वभाव है वो थोड़ा सा अलग रहता है, एलिमेंट्री माहितियाँ रहती है, मगर यहाँ मुख्य परीक्षा में एवं इंटरव्यू में आपके पास ऐसा ज्ञान ही मांगा जाता है। तो देखेंगे, देखिए मैनाबे के मुताबिक उन्होंने क्या कहा कि भाई ये अर्थ है, ठीक है, और ये इसकी सरफेस है जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ हम लोग रह रहे हैं। अब यहाँ सन है, सन की जो किरणें है वो यहाँ पृथ्वी के ऊपर आ रही है। यहाँ वातावरण की एक परत है जो कि हमें अदृश्य रहती है, वो एक स्वाभाविक सी बात है। अब क्या होगा कि जैसे ये किरणें यहाँ आएगी, ये जैसे प्रकाश यहाँ आएगा, यहाँ टकराएगा अर्थ की सरफेस के साथ, हम सॉरी, और यहाँ से फिर से परावर्तित होगा, रिफ्रैक्ट होगा। कुछ इस तरीके से। मगर आज मैनाबे के द्वारा बताया जा रहा है कि यह जो अदृश्य परत हमें दिख रही है यहाँ, जो हमने बनाई है या जो हमारा अनुमान है, यह परत में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अधिक होता जा रहा है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ड्यू टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज, या कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा भी। ठीक है, तो उनके द्वारा क्या बताया जा रहा है कि अब CO2 का लेवल जो है वो वातावरण में हाई है। CO2 की प्रॉपर्टी है टू एब्जॉर्ब हीट, इट इज अ प्राइम प्रॉपर्टी या प्राइम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वो गर्मी को या जो उष्मा है उसको वो सोच लेगा, उसको वो खींच लेगा। अब होता यह है कि यहाँ सन नीचे आ रहा है, फिर से किरणें, प्रकाश जो है वो वापस जा रहा है, रेडिएशन वापस जा रहा है। तो वापस यहाँ जाने में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है इधर, तो वो
ऊपर स्पेस में नहीं जा पा रहा है, मात्र लाइट चली जा रही है, रेडिएशन जो है वो यहाँ वातावरण में रह रहे हैं, यहाँ अटक जाते हैं, लाइट जो है वो फर्दर अंतरिक्ष में, फर्दर स्पेस में चली जाती है, मगर गर्मी जो है, जो उष्मा है, वो नहीं जाती। अब फिर धीरे धीरे जो उष्मा यहाँ रह गई, वो धीरे धीरे उष्मा छोड़ना शुरू करेगी, यही परत जिसमें CO2 है। ठीक है, तो इन सारी चीजों की वजह से, इन सारे कारणों की वजह से पृथ्वी का जो वातावरण है, मूल वातावरण, उसमें इजाफा हो रहा है। ठीक है, और ये बात अब मिथ नहीं है, ये बात अब वास्तविकता हो चुकी है। तो यही सिंपल फिनोमिनो यहाँ मन्नाबे के मॉडल के द्वारा समझने का प्रयास हो रहा है। मन्नाबे ने यही मॉडल दिया था, मगर हम तो उनके रेफरेंस लेकर यह चीज़ों को बता रहे हैं, मगर वे सबसे प्रथम शोधकर्ता थे। ठीक है, तो उसके लिए उनको यहाँ जो है नोबेल इनायत किया गया है। ये इनकी सिद्धि है, और ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है वो यही चीज़ें सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है, जो हमने सरल भाषा में देखी। अब उसके बाद देखें तो यहाँ जियोर्जियो पेरिसी हैज डेवलप्ड। जियोर्जियो पेरिसी के बारे में ये बात रही क्लाइमेट की। अब यहाँ जियोर्जियो पेरिसी के बारे में देखना है, जिनको जैसे यहाँ मुख्य बिंदु में लिखा गया है कि क्यों उनको नोबेल इनायत किया गया, फॉर द डिस्कवरी ऑफ द इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशंस इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लैनेटरी स्केल्स, जिसका जिक्र मैंने किया। ठीक है, आणविक से ब्रह्मांड की जो स्केल है, जो नाप है, उनमें एक फंडामेंटल प्रिंसिपल इन्होंने एक जो है एस्टेब्लिश किया, और इसी के लिए उनको ये नोबेल जो है वो इनायत किया गया है। फर्दर देखेंगे इनका क्या काम है। वैसे टेक्निकली तो हम लोग यहाँ नहीं समझ पाएंगे, हम लोग नहीं समझेंगे यहाँ, मगर एक ओवरव्यू लेंगे, एक सामान्य समझ बनाने का प्रयास करेंगे कि यह महानुभाव का कार्य कौन सा है, वरना इनका कार्य बहुत ही जटिल है। वैसे यहाँ UPSC के प्लेटफॉर्म पर यहाँ फिजिक्स की इनका जो कार्य है फिजिक्स का, ठीक है, वो यहाँ समझाया नहीं जा सकता, ये बात हमें माननी होगी। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, मगर ओवरऑल इसका क्या काम है और एक ब्रॉड व्यू लेने का प्रयास करेंगे। Giorgio Parisi has developed a paradigm that goes beyond condensed matter. Yes, condensed matter यानी कि जो घन पदार्थ है, उनके जो मूलभूत सिद्धांत है, उससे पर यहाँ एक सिद्धांत यहाँ जियोर्जियो पेरिसी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। पेरिसीज वर्क थियरी कैन बी अप्लाइड एट ऑल स्केल्स। यस, उनकी जो वर्क थियरी है, उनके द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, उनको किसी भी नाप के ऊपर लागू किया जा सकता है, चाहे वो कांच का टुकड़ा हो, चाहे वो आई एम सॉरी जो है पक्षियों ने उड़ान भरी हो, या अन्य कई सारी चीज़ें हैं, वित्त हो, हमारा दिमाग हो, हिम पर्वत हो, ठीक है, सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को अप्लाई किया जाता है या किया जा सकता है। इन हिज करियर पेरिसी इनिशियली फोकस्ड ऑन हाई एनर्जी फिजिक्स। यस, उनकी कार्यक्षेत्र की जब शुरुआत हुई, उनके कार्यक्षेत्र तो नहीं कह सकते, मगर उनका जब कार्य की कारकिर्दी की, तब उन्होंने सबसे प्रथम हाई लेवल फिजिक्स के ऊपर, हाई एनर्जी फिजिक्स के ऊपर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया था। He also contributed to Alterelli Paris equation used to track particles emerging from the collision in accelerators। ठीक है, तो ये उनके जो है कार्यक्षेत्र की बात है। एक्सीलेटर्स के तहत जो पार्टिकल्स उत्पन्न होते हैं एक्सीलेटर में कोलिएशन के द्वारा, उन पार्टिकल्स को ट्रैक करना, और वो ट्रैक करने के लिए अल्टारेली पेरिसी इक्वेशन है, और यह डेवलप करने में इनका एक प्रमुख योगदान है। Then after Parisi also worked at APE project, a series of supercomputers designed to carry out quantum theory calculations। Yes, तो सुपर कंप्यूटर्स बनाने के लिए भी यहाँ ये महानुभाव जो है वो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन में बहुत ही माहिर है, और इसलिए वे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के या योजना के भी भाग थे। Parisi also developed impactful idea which means replica symmetry breaking। ठीक है, जो कि अपने आप में मैग्नेट के साथ जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। वैसा तो बहुत ही टेक्निकल है, मगर ये मैग्नेट के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैग्नेट या
अन्य आप किसी भी किस्म का कंडेंस्ड मैटर कह सकते हैं, कंडेंस्ड मैटर। फिर उसके बाद ही ऑल्सो डेवलप्ड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स इन कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। तो ओवरऑल इनका प्रमुख योगदान कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के कार्य क्षेत्र में है और वे बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे विश्व के सामने अलग अलग परिभाषाएं रख रहे हैं, अलग अलग इक्वेशंस दे रहे हैं, अलग अलग थियरीज जो है वो भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये बात रही यहाँ जियोर्जियो पेरिसी की। अब उसके बाद देखें तो यहाँ हमें तीनों महानुभावों को समझना है, देखना है, और कुछ प्राथमिक माहितियां इनके बारे में हम लोग देख सकेंगे। जैसे आप यह टेबल देख रहे हैं, सबसे प्रथम शिकुरो मनाबे, उनके बारे में जो थोड़ी माहितियां देख लेंगे, फिर बाद में क्लॉस हेसलमैन और फिर अंत में जियोर्जियो पेरिसी के बारे में देखेंगे। सबसे प्रथम मनाबे, जापानीज अमेरिकन मीटेरोलॉजिस्ट एंड क्लाइमेटोलॉजिस्ट, यानी कि यह एक हवामान वैज्ञानिक है, जलवायु वैज्ञानिक भी साथ में है। ही पायोनियर्ड द यूज ऑफ कंप्यूटर टू स्टिमुलेट ग्लोबल क्लाइमेट एंड नेचुरल क्लाइमेट वेरिएशन। यस, ये सबसे प्रथम महानुभाव है इस पूरे विश्व में जिन्होंने कंप्यूटर का उपयोग क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट चेंज को ट्रैक करने के लिए, नापने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग्स के प्रभाव को नापने के लिए, मेजर करने के लिए शुरू किया। तो ये अपने आप में ये एक इनकी अचीवमेंट है। फिर ही अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट, फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट। एंड एजुकेशन, तो वे बीए है, एमए है और पीएचडी है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से। फिर आगे देखें तो क्लाउस हेसलमैन, जो एक लीडिंग जर्मन ओशनोग्राफर है, समुद्र शास्त्री है जर्मन के। हिज फील्ड क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड क्लाइमेट मॉडल। एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग में से डिप्लोमा किया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंजन से पीएचडी की डिग्री इनको इनायत हुई है या इन्होंने प्राप्त की है। इज बेस्ट नोन फॉर डेवलपिंग हेजलमैन मॉडल ऑफ क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। यस, तो ये इनका हेजलमैन मॉडल है जो कि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को समझने में हमारी मदद करता है और ये इनके द्वारा ही बनाया गया है। और तीसरे महानुभाव जियोर्जियो पेरिसी, जो कि एक फिजिसिस्ट है फ्रॉम सैपिएंजा यूनिवर्सिटा दी रोम और इंस्टीट्यूटो नेशनल दी फिंके न्यूक्लियर के जो है मानद फेलो रिसर्चर है। ही इज eclectic physicist whose research cover fundamental particles, condensed matter, statistical physics and disordered scales। तो आप देख सकते हैं कि ये इनका कार्यक्षेत्र है, कितना जटिल कार्यक्षेत्र है। ये तो मात्र इनके नाम है, मगर ये नाम पूरे के पूरे विषय है एक, ठीक है, और बहुत गहरे, बहुत जटिल विषय है और ये इसके स्कॉलर है, इसके विशेषज्ञ है। तो ये तीन महानुभाव है जिनको 2021 का भौतिक शास्त्र का नोबेल इनायत हुआ है। अब उसके पश्चात देखें तो मेडन रिकॉग्निशन टू कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम इन नोबेल प्राइज रूलिंग। यस, ये प्रथम घटना है। जैसे हमने देखा कि क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट साइंस संबंधी किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार इनायत हो, वो यह प्रथम घटना थी। वैसे ही किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, मानव या मानव के आजू बाजू की किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को भी मान्यता मिली हो, वो भी एक यह प्रथम घटना है, जिसके तहत हमें देखना है कि इन मेकिंग द अनाउंसमेंट द नोबेल कमिटी फॉर फिजिक्स हाईलाइटेड वन कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन पर्टिकुलर अर्थ्स क्लाइमेट। यस, ये ऐसी प्रथम विरल घटना है जिसमें नोबेल कमेटी ने किसी भी किस्म की कॉम्प्लेक्स सिस्टम को मान्यता प्रदान की हो, और यहाँ 2021 में पहली बार ऐसा हुआ। और ये पहली सिस्टम जो है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, वो है अर्थ्स क्लाइमेट, यानी कि पृथ्वी की जलवायु। This is the first time that the complex system are explicitly mentioned in Nobel Prize ruling. Yes, explicitly mentioned यानी कि छूट से बहुत ही भरपूर मात्रा में इसका उपयोग हुआ है यहाँ इस बार के रूलिंग में, इस बार के जो है पूरे फ्रेज में। This is for the first time climate scientists have been awarded physical model, has been awarded physics award. I'm sorry. ठीक है, तो ये प्रथम ऐसी घटना है जहां किसी भी जलवायु वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार इनायत हुआ हो। टिल नाउ देयर आर ओनली 2 इंस्टेंस व्हेन समवन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक साइंस हैज वॉन दिस ऑनर। यस, आज दिन तक मात्र ऐसे 2 ही जो किस्से या 2 ही घटना हुई है जहां वातावरणीय संशोधन के साथ जुड़ी हुई कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसे नोबेल इनायत किया गया हो, मात्र 2 ही बार पूरे नोबेल के इतिहास में।
और वो 2 बार कुछ इस प्रकार है। सबसे प्रथम अगर देखें तो 2007 में आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो असेसमेंट रिपोर्ट्स जो है घोषित करती है, प्रकाशित करती है, ताकि क्लाइमेट चेंज को लेकर पूरे विश्व की आबादी में एक जागरूकता बने। ठीक है, और इसी काम के लिए उनको 2007 का पीस नोबेल इनायत किया गया था, इसी काम के लिए। एंड इन 1995 पॉल क्रुटसन, जो कि एक व्यक्तिगत है, ये तो संस्था है मगर यहाँ ये पॉल क्रुटसन एक व्यक्ति थे जो कि रसायन शास्त्री थे, और उनको ओजोन परत के ऊपर अपने काम के लिए, ओजोन परत के बारे में जो आज हम लोग माहितियाँ जान रहे हैं कि वो खत्म हो रही थी, फिर बाद में अब रिपेयर हो रही है, तो वो सारी चीज़ों का बेस जो है वो यहाँ पॉल क्रुटसन के रिसर्च में है, और इसीलिए उनको यहाँ 1995 में नोबेल से इनायत किया गया था। तो ये 2 ही ऐसी घटना है जहाँ किसी भी प्रकार के एटमॉस्फेरिक जो है क्षेत्र के साथ, एटमॉस्फेरिक सेक्टर के साथ जुड़े हुए किसी भी वैज्ञानिक को, महानुभाव को नोबेल इनायत हुआ हो। मेनस्ट्रीमिंग क्लाइमेट चेंज, यस, ये आज के समय की मांग है और ये होना ही चाहिए। टुडे क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट क्राइसिस फेसिंग द वर्ल्ड एंड द ह्यूमैनिटी। यस, आज क्लाइमेट चेंज जो है वो लगभग कोरोना से भी एक बड़ी चुनौती है जो कि आज मनुष्य के सामने है, पूरे पृथ्वी के सामने है। सो नीड ऑफ आर टू मेन स्ट्रीम द क्लाइमेट साइंस, और इसीलिए मुख्य धारा में जलवायु विज्ञान को लाना ही पड़ेगा। नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2021 विल हेल्प इन मेन स्ट्रीमिंग क्लाइमेट साइंस। यस, जैसे शुरुआत में ही बताया कि नोबेल, उसकी प्रतिष्ठा ही इतनी है, तो एक बार नोबेल में क्लाइमेट साइंस को मान्यता प्रदान कर दी तो अब इसको मुख्य धारा में आने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। नोबेल प्राइज़ जो है वो इसको मददरूप साबित होंगे। साथ ही यहाँ नोबेल प्राइजेस के बारे में भी चीज़ों को समझ सकते हैं, मगर वो सारी एलिमेंट्री माहितियाँ हैं, और इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ इस बार हम लोग अबाउट नोबेल प्राइज़ के बारे में नहीं देखेंगे। अगर आपको कुछ समझना है नोबेल प्राइज़ के बारे में, आप नहीं जानते उसकी हिस्ट्री, अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, कब से इसकी शुरुआत हुई है, क्यों इसकी शुरुआत हुई है, क्या इसके मायने हैं, महत्व, तो आप विकिपीडिया को विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत ही अच्छी माहिती मिल सकती है। तो यही बात थी जो कि आज हमें इस प्रथम मुद्दे में देखना था, और काफ़ी सारी चीज़ों को समझने का, जानने का प्रयास हमने किया। अब आज का दूसरा बिंदु है जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ, उसकी एप्लीकेबिलिटी यानी कि एप्लीकेशन एंड उसकी एफिशिएंसी, दोनों को यहाँ हमें देखना है। सरल भाषा में अगर मैं बताऊं तो जो सारी चीज़ें एंटी डिफेक्शन लॉ को जानने के लिए ज़रूरी है वो यहाँ हम लोग उसकी चर्चा करने वाले हैं। 2 बिंदु में चर्चा रहेगी, सबसे प्रथम समाचार में की और दूसरे में अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। ये लॉ क्या है और इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या कार्य है, इसकी क्या असरकारिता है। जैसे कवर आपको दृश्यमान है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि भारत का एक, भारतीय संसद का एक बहुत ही अच्छा जो है लॉ है, मगर इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो बहुत ही अच्छी नहीं है, और इसीलिए इसका महत्व इतना नहीं बढ़ा। एंड अगर एग्जाम रिलेवेंस की बात करें, एसोसिएट सब्जेक्ट देखें, तो जीएस पेपर 2 के साथ ये जुड़ा है, जिसमें इंपॉर्टेंट लॉज की बात आती है, एंड गवर्नेंस के साथ भी ये विषय जो है वो जुड़ा है। तो शुरू करेंगे हमारी मूल चर्चा इस 2 कार्यसूची के साथ, जिनमें सबसे प्रथम है समाचार में क्यों। 4 बिंदु देखने हैं, जिनमें सबसे प्रथम है कलकत्ता हाई कोर्ट has given West Bengal Assembly Speaker Bimal Banerjee a deadline of Thursday, October 7, to pass an order in defection case involving MLA मुकुल रॉय। देखिए, डिफेक्शन का हिंदी जो होता है वो होता है दल बदल या पक्ष बदल भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे विधायक, ऐसे सांसद जो अपने हित के लिए एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, उनके ऊपर यह कानून जो है वो लागू पड़ता है। यह कानून किसी भी राजकीय दल के ऊपर लागू नहीं पड़ता, ना कि राजकीय नेताओं के समूह के ऊपर लागू पड़ता है, ठीक है, मगर मात्र और मात्र जो निजी है, इंडिविजुअल है, सिंगल है, उन नेताओं या उन विधायकों या उन सांसदों के ऊपर ही ये लॉ जो है वो लागू पड़ता है, जो आगे हम लोग देखेंगे, मगर यहाँ चीज़ें स्पष्ट करने के लिए ये बात ज़रूरी थी। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि भाई कलकत्ता हाईकोर्ट ने वहाँ के असेंबली के जो स्पीकर है, वहाँ के असेंबली के अध्यक्ष है, उनको एक अल्टीमेटम दिया है, उनको एक डेडलाइन दी है कि भाई आप जो आपको
डिफेक्शन के बारे में जो आपको अर्जियां मिल रही है, जो एप्लीकेशंस मिल रही है, आप उनके ऊपर कुछ जो है स्टेप लीजिए और एक ऑर्डर या एक आदेश जो है वो पारित कीजिए। मुकुल रॉय हैज contested and won 2021 assembly elections on a BJP ticket and joined Trinamool Congress. Yes, मुकुल रॉय के खिलाफ ये डिफेक्शन की जो अर्जी है वो की गई है। ठीक है, आगे देखेंगे किन के द्वारा की गई है। यह के बीजेपी के वहाँ के नेता है जिसका नाम है द्विवेंदु अधिकारी, जो कि आज वहाँ मेंबर ऑफ जो है लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ही है, मगर ओपोजिशन के भी लीडर है। ठीक है, विरोध पक्ष के नेता है, विरोध पक्ष के प्रधान है। तो यहाँ उनके द्वारा अध्यक्ष जी को, वहाँ के अध्यक्ष जी को एक विनती दी गई थी कि भाई आप मुकुल रॉय जैसे दल बदलू विधायकों के ऊपर कुछ एक्शन लीजिए, उनको पेनलाइज कीजिए। मगर अध्यक्ष जो होता है वो वहाँ की स्थानिक सरकार का होता है, सत्ता पक्ष का होता है। ये मुद्दा भी सत्ता पक्ष के सभ्य के खिलाफ है। तो इसीलिए यहाँ जो स्पीकर थे बिमल बनर्जी, वो किसी भी किस्म का कदम उठाने से हिचकिचा रहे थे, वो उठा नहीं रहे थे। और इसीलिए यहाँ कलकत्ता हाईकोर्ट ने इंटरवेन किया और उनको आदेश दिया कि भाई आप अक्टूबर 7 तारीख तक कोई भी किस्म का जो है अपना जो निर्णय है वो ले लीजिए, कोर्ट को बता दीजिए। फिर आगे देखें तो बीजेपी एमएलए सुवेंदु अधिकारी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द असेंबली, हैज पिटिशन द स्पीकर टू डिस्क्वालीफाई रॉय एंड 2 अदर बीजेपी एमएलएस फॉर ज्वाइनिंग टीएमसी। यस, अब हुआ ये है, जैसे हमने आगे देखा कि बीजेपी की टिकट के ऊपर ये सारे विधायक थे, जिसमें एक मुकुल रॉय थे और 2 अन्य थे। ठीक है, तो वे जीत तो गए, लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा तो बन गए, मगर फिर उसके बाद उन्होंने टीएमसी चूज किया, तीनों के तीनों ने। तो इसीलिए वहां के जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है सुवेंदु अधिकारी, जो कि भाजपा के हैं, उनके द्वारा यहाँ वहाँ के अध्यक्ष को, स्पीकर को ये सिफारिश तो नहीं कर सकता, मगर ये एक प्रकार की विनती की गई थी। उसके पश्चात देखें तो दिस पिटिशंस आर अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, और 10th शेड्यूल अगर हम बताएं तो उसका मतलब सीधा होता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 10 के रूप में दल बदलू विरोधी कानून जो है वो वहाँ निहित है। ठीक है, वो वहाँ रखा गया है इन द फॉर्म ऑफ 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची के रूप में। ठीक है, तो ये सारी पिटीशन है यहाँ सुवेंदु अधिकारी के द्वारा इस धारा के तहत, इस अनुसूची के तहत रखी गई है। उसके बाद देखें तो एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स आर आल्सो गोइंग ऑन इन अदर स्टेट्स। यस, ऐसा नहीं कि मात्र और मात्र यहाँ है, मगर कई सारे राज्य में चल रही है, जिसके 2 मुख्य उदाहरण है। सबसे प्रथम झारखंड है, दूसरा राजस्थान है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि यहाँ समाचार में क्यों है वो समझने के लिए हमें जाननी जरूरी थी। अब हमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में देखना है, अलग अलग हेड के तहत चीजों को हमने यहाँ विभाजित कर दिया है। ठीक है, तो देखेंगे, पूरा मुद्दा समझेंगे, जिनमें सबसे प्रथम हमें समझना है व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदलू विरोधी कानून क्या है। सबसे प्रथम, लॉ पनिशेस इंडिविजुअल एमपी एंड एमएलएज फॉर लिविंग वन पार्टी फॉर अदर। देखिए यहाँ यह आपको शब्द गौर करना है, क्योंकि ये परिभाषा है। इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत, या आप कह सकते हैं निजी। तो यह किसी भी समूह को, किसी भी राजकीय पक्ष को टारगेट नहीं करेगा, उनके लिए नहीं है, मगर मात्र और मात्र निजी विधायक, निजी सांसद के लिए है। इट अलाउज अ ग्रुप ऑफ एमपी एमएलए टू ज्वाइन, या विच मीन्स मर्ज विथ अनदर पॉलिटिकल पार्टी विदाउट इन्वाइटिंग द पेनल्टी फॉर डिफेक्शन। यस, यहाँ जो समूह है, सपोज आप समझ लीजिए कि एक बाजू बीजेपी है, यहाँ जो आज मुद्दा है वही लेते हैं, एक बाजू तृणमूल कांग्रेस है। अब बीजेपी के 10 मेंबर है, समझ लीजिए। अब अगर 10 के 10 यहाँ चले गए एट अ टाइम, तो डिफेक्शन जो है वो लागू नहीं होगा। इफ दे आर मर्जिंग, इफ देयर इज अ ग्रुप मर्जिंग, देन डिफेक्शन कैनॉट बी इन्वाइटेड, इट इज नॉट पेनलाइज्ड। मगर अगर 10 में से एक व्यक्ति, सोच लो, इधर गया टीएमसी में, तो यह एक के ऊपर 100% रूप से डिफेक्शन होगा। इसके ऊपर दल बदलू विरोधी कानून दाखिल होगा और इसको पेनल्टी भी की जाएगी। मगर ये ग्रुप के ऊपर लगता नहीं है, जो यहाँ स्पष्ट किया गया है।
It allows a group of MLA and MPs to join, that is to merge with another political party without inviting a penalty for defection. फिर उसके बाद देखें तो law does not penalize political parties for encouraging or accepting defecting legislators. Yes, जो ऐसे दल बदलू विरोधी सांसद हो या विधायक हो, अगर वे किसी भी पक्ष में चले जाए, समझ लीजिए कि यहाँ एक आया पहले, फिर बाद में दूसरा निकला टीएमसी में गया, तीसरा निकला टीएमसी में गया, चौथा निकला टीएमसी में गया, तो इन सारों के ऊपर तो डिफेक्शन होगा, इनको तो पेनल्टी लगेगी अगर ये साबित हो गया कि ये दल बदलू है। मगर ये जिस पार्टी में गए हैं, चारों के चारों टीएमसी में गए हैं, तो टीएमसी के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती इस कानून के तहत। ये यहाँ स्पष्ट रूप से हमें लिखा गया है। फिर उसके बाद देखें तो लॉ डज नॉट पेनलाइज पॉलिटिकल पार्टी। यस, लॉ डज नॉट पेनलाइज पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि यह पॉलिटिकल पार्टीज को कोई सजा नहीं होगी। सजा होगी मात्र व्यक्तिगत स्वतंत्र रूप से जिन्होंने दल बदला है उनको। फिर उसके बाद पार्लियामेंट एडेड इट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज द 10th शेड्यूल इन 1985। यस, इन 1985 संसद ने भारतीय संविधान में इसे एक 10वीं अनुसूची के रूप में जो है इसको रख दिया है। हमारे संविधान का यह आज अभिन्न अंग है। ठीक है, 1985 में ये चीजें हमें याद रखनी है, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है। ये बात रही है एंटी डिफेक्शन लॉ की। अब उसके बाद देखें तो पर्पस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, इसका उद्देश्य, दो प्रमुख उद्देश्य है जो यहाँ आपके सामने है, जिनमें सबसे प्रथम है टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट बाय डिस्करेजिंग लेजिस्लेचर फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। यस, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और इसी को सुनिश्चित करने के लिए, यही स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए यह कानून जो है वो लाया गया था जब ये पारित हुआ। लॉ वॉज ए रिस्पॉन्स ऑफ द toppling of multiple state government by party hooping MLAs after general elections of 1967। आज जिस तरीके की हम लोग राजनीति देख रहे हैं, ये राजनीति बहुत ही शांत है, बहुत ही स्टेबल है, यानी कि स्थिर है। मगर राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस जिस प्रकार की राजनीति भारत में चल रही थी वो एक प्रकार से अस्थिर थी, ठीक है, अस्थायी थी। कुछ चुनिंदा एमएलए जो है वो पार्टी का भावी नक्की करते थे, वो पक्ष का भावी नक्की करते थे या तय करते थे। ठीक है, मगर आज सिनेरियो जो है वो पूरा चेंज हो गया है। तो तब ऐसे पक्ष छोड़ के, दल छोड़ के जाने वाले एमपी एमएलए को रोकने के लिए और पक्ष को बचाने के लिए, पक्ष का भविष्य बचाने के लिए यहाँ ये कानून जो है वो 1967 के बाद लाया गया था, क्योंकि तब ऐसा अराजकतापूर्ण माहौल देखा था। सरकारें जो स्थिर थी, एमएलए एमपी होकर जाने के बाद वो अस्थिर हो गई, गिर गई, टूट गई। और ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स जो है अगर हम भारत की राजनीति देखें स्वाधीनता के पश्चात तो हमें नजर आएंगे। ठीक है, तो इसी को बंद करने के लिए और एक स्थिर सरकार प्रदान करने के लिए या सरकार को स्थिरता प्रदान करने के लिए यहाँ ये कानून जो है वो पारित किया गया था। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स डिफेक्शन। यस, डिफेक्शन कैसे होता है, दल बदलू कैसे कहा जाए और कौन तय करेगा, प्राधिकरण कौन तय करने वाला कि भाई दल बदलू, आप दल बदलू हो, आप नहीं हो, वो तय कौन करेगा, इसका जवाब यहाँ है। सबसे प्रथम लॉ कवर्स 3 काइंड्स ऑफ सिनेरियो। यस, यहाँ 3 परिदृश्य है जिनमें सबसे प्रथम है, दिस इज द 1, आई एम सॉरी, दिस इज द 2 एंड दिस इज द 3। सबसे प्रथम में कहा गया कि व्हेन लेजिस्लेटर्स इलेक्टेड on the ticket of one political party voluntarily give of the membership of that party or vote against his or her party's wish in legislature। yes, तो यह पहली शर्त है कि जब डिफेक्शन लगेगा, कोई लेजिस्लेटर किसी भी पक्ष की टिकट के ऊपर चुनाव लड़ा हो, चुनाव जीता हो, फिर वो स्वैच्छिक रूप से उस पक्ष का सभ्य पद छोड़ दे तो यहाँ डिफेक्शन लगेगा, या गृह में अपने पक्ष की इच्छा के विरुद्ध मतदान करे। तो ये 2 सिनेरियो में सबसे प्रथम शर्त में डिफेक्शन लागू होगा। दूसरे में व्हेन एमपी एमएलए हु हैज बीन इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट एंड जॉइन्स अ पार्टी लेटर। यस, कहा गया है कि कोई भी सांसद हो, विधायक हो, अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ा है, निर्दलीय चुनाव जीता है, फिर बाद में वो किसी भी पार्टी के साथ जुड़े तो वो भी अपने आप में एक दल विरोधी, दल बदलू एक प्रकार की प्रवृत्ति है और यहाँ भी डिफेक्शन लागू होगा। तीसरे चरण में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं किसी भी गृह के, चाहे वो केंद्रीय स्तर का हो चाहे वो राज्य स्तर का, जो भी नॉमिनेटेड है, जो भी नियुक्त है,
उनके ऊपर लागू होता है और कहता है कि इट रिलेट्स टू द नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर्स. लॉ स्पेसिफाइज दैट दे कैन ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस एंड नॉट आफ्टर सच टाइम. यस, तो यहाँ कहा गया है कि कोई भी नियुक्त हुआ जो कोई सदस्य है, जो कोई सभ्य है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, तो उनको 6 महीने के भीतर, अपनी नियुक्ति से 6 महीने के भीतर उनको निर्णय लेना होगा कि वे किस राजनीतिक दल या पक्ष के साथ जुड़ना चाहते हैं. मगर 6 महीने के बाद वे कदापि निर्णय नहीं ले सकते, और अगर 6 महीने के बाद निर्णय लिया तो उनके ऊपर यह दल विरोधी कानून लागू होगा. तो ये 3 शर्तों में कुल मिलाकर डिफेक्शन लॉ जो है वो अप्लाई होता है, और जो दोषी पाए जाते हैं उनको यहाँ पेनल्टी भी इस कानून के तहत की जाती है. देन आफ्टर वायोलेटिंग ऑफ द लॉ इन एनी ऑफ दिस सिनेरियो कैन लीड टू अ लेजिस्लेटर बीइंग पेनलाइज्ड फॉर डिफेक्शन. यस, तीनों शर्त में से किसी भी एक शर्त का भंग भी किसी भी विधायक को, किसी भी सांसद को पेनल्टी करवा सकता है. प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द लेजिस्लेचर्स, यानी कि अगर लोकसभा है या राज्य की जो है विधानसभा है तो वहाँ स्पीकर्स रहेंगे, और अगर राज्यसभा है या राज्य की विधान परिषद है तो वहाँ उसके जो है चेयरमैन रहेंगे. ठीक है, तो ये अपना आप में अथॉरिटी है, ये समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है. आपको आपकी परीक्षा में आपकी समझ बनाने के लिए भी आपको बहुत ही जो है उपयोगी होगा. तो आप समझिए कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है हाउस के, दे आर द अथॉरिटी टू डिसाइड हु इज डिफेक्टेड, हु इज नॉट. तो ये यहाँ हमें सुनिश्चित करना होगा. Are the deciding authorities in such case? Supreme Court has held the legislature can challenge the decision before higher judiciary. Yes, मगर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर किसी भी विधायक को, किसी भी सांसद को अगर ऐसा लगे कि भाई उसके विरुद्ध का जो दल बदलू विरोधी जो फैसला है अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, अपने गृह का, वो अगर वे मान्य नहीं रखते या नहीं रखना चाहते तो वे हायर जुडिशरी में इसको अपील कर सकते हैं, एक प्रकार से इसको चैलेंज कर सकते हैं. तो ये भी यहाँ प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए ताकि किसी भी सत्ताधारी पक्ष के द्वारा यह दल बदलू विरोधी कानून का गैरउपयोग ना हो, वो सुनिश्चित करने के लिए यहाँ ये सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठाया था. तो ये बात रही यहाँ हु कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स डिफेक्शन, आई एम सॉरी, एंड हु इज द अथॉरिटी टू डिसाइड फॉर डिफेक्शन. उसके बाद देखें तो यहाँ हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर डिसाइडिंग द केस ऑफ डिफेक्शन. यस, वैसे यहाँ कानून में कोई समय मर्यादा, समय सीमा नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि भाई किसी भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को 3 महीने के अंदर, मैक्स टू मैक्स 3 महीने के अंदर फैसला लेना पड़ेगा. देखिए, लॉ डज नॉट प्रोवाइड अ टाइम फ्रेम, जिसका जिक्र मैंने किया, विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस, आई एम सॉरी. फिर उसके बाद देयर हैज बीन मेनी इंस्टेंस व्हेन स्पीकर हैज नॉट डिटरमाइंड द केस ऑफ अ डिफेक्टिंग एमएलए एमपी अंटिल द एंड ऑफ टर्म ऑफ लेजिस्लेचर. यस, तो ये तो होना ही है. अगर सत्ता पक्ष के विरुद्ध सत्ताधारी अगर पक्ष हो और अगर उसके ही एमएलए के ऊपर डिफेक्शन लगा तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है ही विल बी काम, वो इसको पेंडिंग ही रखेगा. और अगर मगर सामने वाले पक्ष के किसी भी विधायक, किसी भी सांसद के ऊपर लगा तो इस कानून का दुरुपयोग भी यहाँ भरपूर रूप से किया जा सकता है, और ऐसा कई बार हुआ भी है. लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आइडियली स्पीकर शुड टेक अ डिसीजन, स्पीकर यानी कि एनी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द आइदर हाउस शुड टेक अ डिसीजन ऑन द डिफेक्शन पिटिशन विद इन 3 months, यानी कि 3 महीनों के भीतर किसी भी जो है निर्णय पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डिफेमेशन केस के निर्णय के ऊपर पहुंचना ही पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बता दिया. ठीक है, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि इसकी समय मर्यादा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 3 महीना है, मगर अभी भी इसके ऊपर कोई कानून नहीं बना या इस कानून में ऐसा कोई प्रावधानों को जुड़ा नहीं गया है. फिर उसके बाद देखें तो यहाँ एक नोंद में देखनी है जिसके तहत बताया गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ इज फेलिंग टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. यस, अगर हम लोग भारत भर की राजनीति देखें तो आज भी यही हाल है. एमएलए एमपीज को छिपाना पड़ता है अन्य पक्षों के सामने से. ठीक है, अगर अन्य पक्षों के हाथ में आ गए वो एमएलए तो वे उनको पैसे देकर या कोई और जो है लालच देकर, डरा धमका कर उसको अपने पक्ष में कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ से प्रतीत होता है कि आज भी एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो जितना एफिशिएंट, जितना इफेक्टिव होना चाहिए वो आज भी नहीं है, और जिस उद्देश्य के साथ इसको बनाया गया था वो उद्देश्य आज भी
प्राप्त नहीं किया जा रहा है। उसके बाद देखें सम रिकमेंडेशंस टू इम्प्रूव द लॉ, कुछ अनुशंसाएं हैं जो कि इस कानून में सुधार कर सकती है, जिनमें सबसे प्रथम है इलेक्शन कमीशन शुड बी डिसाइडिंग ऑथोरिटी इन डिफेक्शन केस। यस, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही ये सुझाव आया था और उन्होंने बताया कि भाई इसमें जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है, जो प्राधिकरण है, वो आप हमें ही सौंप दीजिए। दूसरी अनुशंसा ये है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स कैन हियर डिफेक्शन पिटिशंस, तो वो भी यहाँ हम लोग कह सकते हैं, मगर प्रति एक अनुशंसा के प्रोज है कॉन्स है, उस चर्चा में हम लोग नहीं उतरेंगे कि अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर डिफेक्शन की सुनवाई करने लगे तो क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, वो आज हमारी चर्चा का मुद्दा नहीं है। वो चर्चा करेंगे किसी भी समय मिला तो, मगर यहाँ आज हमें मात्र यही देखना है कि किस तरीके से इस कानून में सुधार किया जाए। तो एक सुझाव है इलेक्शन कमीशन खुद ही प्राधिकरण बन जाए, दूसरा सुझाव प्रेसिडेंट गवर्नर प्राधिकरण बने और डिफेक्शन की अर्जियां पिटीशन सुने, याचिकाएं सुने, और तीसरा अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट शुड सेट अप एन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल headed by a retired judge of the higher judiciary to decide the defection case swiftly and impartially। yes, यहाँ ये भी एक बहुत ही अच्छा सुझाव है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है केंद्र सरकार को, और बताया गया है कि भाई आपको ही यानी कि पार्लियामेंट को ही एक ट्रिब्यूनल, एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल की स्थापना करनी चाहिए जिनके अध्यक्ष हायर जुडिशरी के रिटायर्ड जज हो और उनके द्वारा ही डिफेक्शन के फैसलों को जो है एक प्रकार से उनकी सुनवाई की जाए, उनके ऊपर आदेश दिए जाए, ताकि दल बदलू विरोधी मामले जो है वो आसानी से निकल पाए। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आज हमें यहाँ समझनी थी। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि यही सारी चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो आप growthmodeeducation.com हमारी वेबसाइट है वो विजिट कीजिए। वहाँ से आपको ब्लॉग फॉर्म में भी चीज़ों को जो है समझने में आसानी रहेगी। प्लस अगर आप माइंड मैप्स चाहते हैं ऐसे, ठीक है, तो आप वहीं से उसी ब्लॉग के नीचे डाउनलोड पीडीएफ का बटन है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। लॉगिन रजिस्टर के बाद आप पीडीएफ जो है वो अपने फ़ोन में डाउनलोड कर पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें थी आज हमें समझनी थी। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले ऐसे ही मुख्य महत्वपूर्ण विषय संपादकीय लेखों के साथ, मीडिया रिपोर्ट के साथ ही में इंपॉर्टेंट लॉज दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया नामक जो हमारी श्रृंखला चल रही है, जिसमें आज दिन तक प्रति सप्ताह एक लेक्चर लेकर हम लोग आते थे, मगर अब से प्रति सप्ताह हम लोग 3 लेक्चर्स में बात करेंगे, यानी कि 3 कानून प्रति सप्ताह हम लोग अब से देखेंगे। तो आप ग्रोथमोड यूपीएससी के यूट्यूब चैनल पर ट्यून्ड रहिए। साथ ही में हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।